बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, तुम लोग कहाँ तक पहुँच गए? उसमें आएगा 200 में 200 कंप्लीट। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अच्छा, एनी क्वेश्चंस जो तुम लोगों ने किए हों? क्वेश्चंस अभी नहीं किए, अभी कॉन्सेप्ट चल रहे हैं ना। ओके जी, लगा ली मैंने। सही है, हाँ लगा ली। सही है, चलो ओके भाई, बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने वालेकुम सलाम जी, एक मिनट में खाली स्लाइड शेयर कर लूँ। आज हमारा मेन काम है ड्राफ्टिंग पे, सवालात पे सवालात होंगे। ओके जी, पहले ये बता दें ऑनलाइन वालों, क्या आप सबको ये स्लाइड शो प्रेजेंट हो रहा है? ओके जी, बेहतरीन है। अभी तो खैर खाली आपको रिस्क और इम्पैक्ट ऑन एफएस दिख रहा होगा। चलिए जी, आगे बढ़ने से पहले दो तीन चीजें डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों से। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं, अच्छा पार्टिसिपेशन वेरी की एलिमेंट फॉर क्लियरिंग दिस पेपर, सही है जी, ये बात तो याद रखिएगा। ड्राफ्टिंग, पार्टिसिपेशन याद करना, तीनों चीजों का ब्लेंड है ये। ओके, मैंने ये कहा आपसे सबसे पहले, क्या मैं किसी कंपनी का ऑडिट ऐसे ही जाके शुरू कर दूं? रीजन बताओ। आप पहले तो यूं आप जवाब ये देंगे सर कि आपने सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? देखो सीक्वेंस है ना जवाब देने की। मैंने बोला कि भाई एंटिटी का, इदारे का ऑडिट ऐसे ही शुरू करूं, आपने बोला नहीं। आपने बोला पहले रिस्क देखूंगा और फिर उस रिस्क के अकॉर्डिंग काम करूंगा। यानी जो मुझे लगते हैं कि मसले हो सकते हैं फिर ऑडिट करूंगा। ऐसे ऑडिट कर लूं तो क्या फर्क पड़ेगा? एक एक करके पूछते हैं जी, आप बताओ। अब आप बताओ। हाँ, मसले किस किस तरीके के मसले? नहीं नहीं नहीं, ये यही तो गेम है। ये तो ये आईएफआरएस के तहत नहीं बने एप्लीकेबल फाइनेंशियल, ये नहीं स्पेसिफिक जवाब भाई, ये तो ऑडिट हुआ देगा। ये बात ना, कोई एरर या मिस स्टेटमेंट हुआ होगा तो हम नहीं पकड़ पाएंगे। और सबसे अच्छा आंसर दिया है कि हमें बेवकूफ बना दिया जाएगा। चीजें फेक होंगी और हमें पकड़ में नहीं आएंगी क्योंकि हमें समझ ही नहीं होगी। भाई मुझे एक बात बताओ, मुझे किसी बिजनेस का पता ही नहीं है, मुझे किसी बिजनेस का पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, तो कोई भी बंदा फेक इनवॉइस बना के मुझे चिपका दे। इसकी एग्जांपल दी थी मैंने कहा था, जैसे मैंने अपने जूनियर को एक्सपोर्ट यानी एक कंपनी का ऑडिट करने भेजा था, रेवेन्यू की फिगर को, रेवेन्यू पूरे 12 महीनों का वेरीफाई करके आ गया। क्या गलती की थी उसने? अंडरस्टैंडिंग नहीं ली थी, यानी एक स्टेप पहले आया तो उसने रिस्क आइडेंटिफाई नहीं किया था। अच्छा, क्यों? उसको अगर ये पता होता कि एक्सपोर्ट्स बैन हो चुके हैं, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि जिस महीनों में एक्सपोर्ट्स बैन थे उस वक्त सेल नहीं। तो मेरे दिमाग में पहले से ही होता ना, तो मैं खुद भी सोचो इतना एफिशिएंट ऑडिट होता ना, वो 3 महीने उठाता ही नहीं। मैं काम कितने महीनों पे करता? 9 मंथ्स पे। तो लॉजिकल बात है ना। अच्छा, फिर मुझे ये पता होना चाहिए था कि मार्केट में एक्सचेंज रेट्स का ट्रेंड अपवर्ड है या डिक्लाइनिंग है, तो अकॉर्डिंगली एक्सचेंज रेट भी तो कैलकुलेट करना है। तो मुझे बताओ, ये मुझे कैसे पता लगेगा? जब मैं रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा। अच्छा, फिर मुझे एक बात बताओ, यानी स्टैंडर्ड बिल्कुल सही कहता है, आपको पहले रिस्क आइडेंटिफाई करने पर रिस्क। अच्छा, अभी आज की क्लास में शुरू हो गया कनेक्टिविटी। आपको रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, पर रिस्क आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अंडरस्टैंडिंग लेके। पहले किसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे? एंटिटी की। एंटिटी कंपनी क्या है, उसके ऑपरेशंस क्या है, उसके मालिक कौन है, उसने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसकी फाइनेंसिंग कहाँ से आई हुई है, सारी लिखी हुई है अंग्रेजी उसमें। उसको लॉजिकली समझना है। एग्जाम में ये नहीं आएगा कि बताओ क्या 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 अंडरस्टैंड करेंगे, वो तो तुम बोलोगे वाह भाई ये तो याद हो गया, अप्लाई करना है उसको। अच्छा जी, इदारे की अंडरस्टैंडिंग इसलिए कि एक्सपोर्ट करती है, लोकली बेचती है, ये सारी चीजें। वेरी गुड। अच्छा, फिर मैंने कहा था उसके ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग लेना, उसके स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग लेना। स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग इसलिए लूंगा ना, क्या वो ब्रांच ऑपरेशंस पे काम कर रही है या सिंगल यूनिट है? क्योंकि अगर ब्रांच ऑपरेशंस पे काम कर रही है तो हर ब्रांच अलग अलग है, वहां पे अलग अलग रिकॉर्ड्स बनते होंगे, तो उनको भी तो ऑडिट करना है। मुझे खुद एक बात बताओ, अगर तुमने, ये समझिएगा, अगर तुम सब ने उस स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग नहीं ली तो तुम क्या ऑडिट कर पाओगे? नहीं, क्योंकि हो सकता है कि तुम किसी ब्रांच को ऑडिट करना रह जाए जबकि मसला ही उस ब्रांच में हो। बात समझ आ रही है? तो इसलिए क्या लेनी है? पहले अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अंडरस्टैंडिंग लेकर तुम्हें पता लगता है रिस्क कि कहाँ कहाँ मसला हो सकता है। अच्छा, तुमने अंडरस्टैंडिंग ली इदारे की और एनवायरनमेंट की। अच्छा, एनवायरनमेंट की जब मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा तो ये क्यों लाजमी है, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, आप बताएं
कि इदारे की अंडरस्टैंडिंग तो समझ आ गया, एनवायरनमेंट की क्यों नहीं? और स्पेसिफिक आप बताएं, दिमाग से निकल गया। ओहो, ऑडिट, इंडस्ट्री के नॉर्म्स वगैरह उसकी रेगुलेशन। नहीं, हम स्पेसिफिक बात करेंगे तो तुमने तो वही बात कर दी जो लिखी हुई है। मैं कह रहा हूँ एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग इसलिए लूंगा क्योंकि मेरी बात को सुनो तो सही, समझो तो सही। ऑडिट में कसम खा रहा हूं बहुत आसान करके करा दूंगा, पर लॉजिकली समझ के खेलो इसको, सही है? सुनो एक बात, एनवायरनमेंट को ये बात जवाब दिया ना इसने, एनवायरनमेंट को समझना इसलिए लाजमी है क्योंकि आपका इदारा एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है। आपका इदारा एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है भाई। अगर एनवायरनमेंट में कोविड है तो जाहिर सी बात है बाकी कंपनीज बनती तो आपकी कैसे चल रही है? अगर एनवायरनमेंट में टैक्सेस ज्यादा हुए हैं तो आपका टैक्स एक्सपेंस कम कैसे हो गया? अगर आपकी कंपनी ऐसी है जो पोल्यूशन फैला रही है, यानी धुआं वगैरह फैला रही है, और लॉ ने एक मतलब रेगुलेशन पास की है, रेगुलेशन पास हुई है कि आपको इसके लिए पेनल्टी देनी होगी, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा? इदारे से या एनवायरनमेंट से? तो आपके उसकी लॉज एंड रेगुलेशन की, उसकी इंडस्ट्री की और अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी, तभी आपको पता लगेगा कि मार्केट में जो चल रहा है एनवायरनमेंट में उसके इदारे पे क्या इफेक्ट है। आपको नहीं लगता कि इदारे में इफेक्ट हर उस चीज का होगा जो इदारे को बाहर का माहौल इफेक्ट कर रहा है? ऐसा ही है। अगर मैं तुमसे पूछूं, मार्केट से तुम्हें पता लगा कि इसी नेचर के 3 और कॉम्पिटिटर आ गए, इसी नेचर के, तुम्हें क्या कंपनी ने बताया? कहां से पता लगा? मैं देखा भाई, एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं यार, पब्लिश होती हैं चीजें, तुमने देखा कि हाँ यार ये तो यही बिजनेस करती है कंपनी। तो अगर एनवायरनमेंट में मैंने देखा कि भाई कॉम्पिटिटर आ गए, तो तुमने अपने पास नोट कर लिया, तुम मैनेजर को बताओगे भाई मैंने ये रिस्क देखे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ यहाँ मसला, क्या वो वाकई में मसला है या शक है? भाई आपको ये दिमाग भेजे में बिठानी है ये बात कि भाई आपको पहले रिस्क असेसमेंट करनी, कहाँ कहाँ मसला हो सकता है, व्हाट कुड गो रॉन्ग। मैंने कहा कंपटीशन है तो क्या रिस्क है? आपने लिंक किया, आपने लिंक किया, सुने आज 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 की क्लास में ये तो सिखाना है वापस से, आपने लिंक किया, आपने कहा कि कंपटीशन है तो कंपटीशन की वजह से क्या हो सकता है, व्हाट कुड गो रॉन्ग। मेरी सेल्स बिला वजह बुक हुई हुई होगी, मैं अपने आप देखो, मैं अपने आप को बादशाह दिखाने के लिए मैं बोलूंगा भाई सेल मेरी ज्यादा है क्योंकि मेरे प्रॉफिट हिट, क्योंकि मेरे इन्वेस्टर का मुझ पे भरोसा हट जाएगा, लोगों पे आ जाएगा, तो मैं क्या कोशिश करूंगा, सेल को ज्यादा से ज्यादा दिखाऊं। क्या मैं फेक इनवॉइसेस भी बना सकता हूं? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कंपटीशन जो तुम्हें मार्केट से पता लगा ये एक ऐसा रिस्क फैक्टर है, ऐसा प्रैक्टिकली तुम्हें मार्केट से पता लगेगा, एग्जाम में सवाल में पता लगेगा कि अगर कंपटीशन आ गया है तो उसका इम्पैक्ट आपके पूरी बैलेंस शीट पीएनएल पे कहां पर है? रेवेन्यू पे। तो क्या रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट है या अंडर स्टेटमेंट है? तुम क्यों ओवर स्टेटमेंट कह रहे हो? तो अच्छा, अब लिखने का तरीका क्या है? पिक सिचुएशन फ्रॉम द क्वेश्चन, कंपटीशन हैज अराइव्ड इन द मार्केट, ये तुमने कहां से पिक किया? सही है, देयर इज अ रिस्क, आपने इसको लिंक कर दिया, देयर इज अ रिस्क दैट रेवेन्यू माइट हैव बीन, आपने माइट और मे के वर्ड यूज करने हैं क्योंकि अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। चलो एक एक और करके, मैं अपने सेलिंग मार्जिन्स कम किए जा रहा हूं, मैं अपने सेलिंग मार्जिन्स कम किए जा रहा हूं, प्लीज समझिएगा। मैं अच्छा मैं आता हूं, उस पर आता हूं, मैं अपने सेलिंग मार्जिन्स कम किए जा रहा हूं, क्या रिस्क है? ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा आप एक एक करके सुनिएगा, आप क्यों कह रही हैं ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री? नहीं, थोड़ा सा और, हाँ जी, एनीवन एल्स? मैं अगर अपने मार्जिन कम कर रहा हूँ, अच्छा तुम्हें मार्जिन कम कैसे कर रहा हूँ ये भी बताऊंगा कैसे पता लगता है। मार्जिन कम कर रहा हूँ, सुनो, मार्जिन कम कर रहा हूँ दैट मींस कि अपनी सेलिंग प्राइस को कम करता जा रहा हूँ, सेलिंग प्राइस को। मैं कह रहा हूँ मुझे शक है इस बात का कि मैं अपनी सेलिंग प्राइस को कम करते 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 ऐसा नहीं कर दूं कि कॉस्ट टू सेल्स में से माइनस हो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होती है ना एनआरवी, तो ऐसा नहीं हो जाए कि मैं अपनी प्राइस को इतना कम कर दूंगा कॉस्ट से भी नीचे आ जाए। तो देयर माइट बी अ रिस्क कि इन्वेंट्री माइट हैव बीन इंपेयर्ड और एप्रोप्रिएट एनआरवी लॉस माइट नॉट हैव बीन रिकॉर्डेड। भाई आपको ये यूज करना, आपने ये सिचुएशन कहां से पिक की? सवाल से, आपने वो सवाल से एग्जैक्टली पिक करना है, सेम अंग्रेजी पिक करनी है, उसमें ए बी सी डी भी चेंज नहीं करना। आप सिंपल बोले कि कंपनी स्टार्टेड रिड्यूसिंग इट्स मार्जिन्स, देयर इज अ रिस्क that fair value less cost to sell an NRV might be lower than its cost,
an appropriate NRV loss might not have been recorded. आपने खाली सिचुएशन को पिक किया, उसको एफएस से लिंक कर दिया, बता दिया ओवर स्टेटमेंट है या अंडर स्टेटमेंट। आपको स्पेसिफिक नाम लेके बताना है कि कहां गलती हो सकती है, व्हाट कुड गो रॉन्ग। बात क्लियर है? हमने दो बातें की। तुम्हें पता लगा फाइनेंशियल्स देख के पिछले सालों के कि सेल्स कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे, सेल्स कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, लिख के दिया सवाल में। देखो जैसे एक बच्चे ने कहा ना कि कंपटीशन आ गया, कंपटीशन से हमने कहा कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है, पर मैं कह रहा हूं तुम्हें वाज़ेह तौर पे पता है सेल्स कम हो रही है, सेल्स ओवर द पीरियड क्या हो रही है, इसका रिस्क क्या है? पीपीई की इंपेयरमेंट का, पीपीई की। अच्छा हम इसमें सवाल में से पिक करेंगे सेल्स showing continuously declining trend, there is a risk that PP might have been, आपने लिंक कर दिया। अच्छा फिर बताओ कि क्यों इम्पेयरमेंट लगती है तुम्हें? क्योंकि वैल्यू इन यूज might be lower than its carrying amount। आपको बताना है भाई, आपको एक्सप्लेन करना है, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। सीधी सी बात है, आपको वही थोड़ी ना बोला रिस्क फैक्टर बताओ, बोलते रिस्क फैक्टर बताओ, तो ये रिस्क फैक्टर क्यों है? बात क्लियर है ये वाली? चलें जी, ये भी हो गया। चलो अब एक एक करके मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। मेरी कंपनी ने लोन लिया हुआ है, सही है, मैं पूछता हूं, अब आप बताएं कि मेरी कंपनी ने अगर लोन लिया हुआ है, मुझे कहां से पता लगा होगा? इसमें लिखा होगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में देखा होगा हमने, या हमने इदारे की अंडरस्टैंडिंग ली होगी कि हाउ इट इज फाइनेंस, लिखा होगा वहां पे, वो चार्ट याद आ रहा है, हाउ इट इज फाइनेंस था वहां पे कुछ, मुझे पता लग गया। और फिर आपने ये बिल्कुल सही कहा, दूसरी बात के बैलेंस शीट में भी दिख रही होगी मुझे, किसकी? इदारे की। अच्छा मैं यहां बोल के चुप हो जाऊं, क्या रिस्क है? लोन लिया हुआ है, चुप हो गया, कुछ भी नहीं कह रहा, क्या रिस्क है? नहीं, कहां से लिया हुआ, दिस इज नॉट अ रिस्क। मैं आपको बताऊं, डेट को लेने के लिए, सुनो 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 मेरी बात, डेट को लेने के लिए गलत, इंटरेस्ट पेमेंट भी अभी भी गलत कह रहे हैं। डेट को ये सुनना चाह रहा था, जैसे सवाल देखो, जो सवाल इंडिकेशन दे रहा है वहां पहुंचना है। अभी मैंने सवालों पे नहीं उतारा, मैं फिर कह रहा हूँ, अभी एक समा बना रहा हूँ, तो भाई क्या है? सही है, मैं फिर कह रहा हूँ भाई, जब डेट कोवेनेंट्स आप कह रहे हैं, क्यों भाई लोन लेंगे तो उसकी शराइत होंगी कि आपको करंट रेशियो इतना मेंटेन करना है। फिर लॉजिक दी थी कि करंट रेशियो इसलिए मेंटेन करना है ताकि आपकी पेइंग कैपेसिटी खत्म ना हो। ऐसा है ना, करंट एसेट्स में कैश होता है ना, लिक्विड एसेट्स होते हैं, तो आपको उसको बेच के पैसे पे करने की औकात, तो इंटरेस्ट कवर रेशियो होना चाहिए। इंटरेस्ट कवर रेशियो का मतलब क्या है कि अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट कितनी बार पे कर सकते हो। आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस मेंटेन करने हो, ऐसा नहीं कि अपने एसेट्स बेच के लोन पेमेंट करो, ऑपरेशन से इतना लेके आओ कि आपकी पेमेंट हो सके। याद आ रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन? ऐसा ही है। अच्छा अब इसके साथ एक चीज जो, यानी आपने कहा कि आप ये कह सकते हैं कि कंपनी हैज सिग्निफिकेंट लोन्स एंड देयर माइट बी अ रिस्क ऑफ ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लोन, क्योंकि डेट कोवेनेंट्स अगर ब्रीच हो गए वो करंट लोन में आ जाएगा। यानी अब ये सारी इफ एंड बट्स खेल रहे हैं। यानी आप खुद सोचो, मैं एक पन्ने पे लिख के जाऊंगा ये सारे रिस्क, ये सारे रिस्क। अब फॉर एग्जांपल मैनेजर को मैंने सारे पन्ने पे लिख दिए, मैंने ये अबीर को बोल रहा हूँ या सौले को बोला, कि सौले को बोला सौले ये लो, ये तुम्हारा एरिया है लोन का, ये बोलेगा सर करना क्या है? मैंने कहा ऑडिट। इसने बोला नहीं नहीं उस्ताद, पहले जलील हो चुका हूँ, पहले बताओ क्या क्या मसले हो सकते हैं। मैंने बोला डेट लिया हुआ है, किसका खतरा है? डेट कोवेनेंट्स के ब्रीच होने का। तो उसने बोला सर मैं क्या करूं, डेट कोवेनेंट्स के ब्रीच होने का मसला है। अब मैं ऑडिट करना सिखा रहा हूं जो कि सीखेंगे आगे। मैं इसको बोलूंगा तुम रेशियोज वापस से कैलकुलेट करना। ये क्या करेगा? रीकैलकुलेशन। क्या करेगा? अच्छा ये ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, ये ऑडिट करना है, मैं वो कह रहा हूँ वो साइड में करो ना, अभी तो रिस्क असेसमेंट है। तो उसको कैसे पता था डेट कोवेनेंट कैलकुलेट करना है? जल्दी बताओ। इसने रिस्क असेसमेंट करी थी, इसको पता है कि उसके ब्रीच होने का मसला है। ऐसा है? अच्छा भाई कश्यप, ये तुम्हारी पहली क्लास है डेट कोवेनेंट की। डेट कोवेनेंट मैंने आज 5वीं बार बताया है कि डेट कोवेनेंट्स होते हैं लोन को देने की शराइत, कि बैंक मुझे कहता है मैं आपको इस शर्त पे लोन दे रहा हूं कि आपका करंट रेशियो इतना होगा। डेट की कंडीशंस कहते हैं इसको। सही है कश्यप? मैं 5वीं बार बताया इस क्लास में मैंने। इधर सुने, अब एक एक करके और सुनो। फिर इसने कहा कि अच्छा सर मैं समझ गया कि मुझे डेट कोवेनेंट्स को रीकैलकुलेट करना है। आपके खुद के तो मुंह से निकला ना ये बात कि इसको कैसे पता, क्योंकि इसने रिस्क असेसमेंट की हुई थी। अच्छा फिर मैंने इसको बोला जानी ये देख लेना कि इंटरेस्ट रेट मार्केट में ऊपर गए, इसके दिमाग में क्या आएगा? एक्सपेंस क्या रिकॉर्ड हुआ होगा? कम, यानी देयर इज अ रिस्क ऑफ। तो मैंने उसको लिख के दिया होगा ना, या इसने खुद रिस्क निकाल लिया होगा, मैंने उसको लिख के दिया होगा, इसने असेसमेंट की होगी। अच्छा जब ये ऑडिट कर रहा होगा, इसके दिमाग में एक चीज चल रही होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस अंडर स्टेट। अच्छा अनलेस के लोन रीपे हो चुका हो।
अनलेस के लोन साल के शुरू में रीपे हो चुका हो, साल के बीच में आखिर में लिया हो, ऐसा ही है। तो भाई इसको ये कैसे पता है चीजें? रिस्क असेसमेंट। अब एक और चीज सुनो, इसने रिस्क असेसमेंट की भी, यानी अब जो सामने वाला बंदा इसको जवाब देगा ना, ये इसकी सुन के आ नहीं जाएगा, उसको चैलेंज करेगा। यार इंटरेस्ट रेट तो ऊपर गए थे, फिर वो बोलेगा सुनना, फिर वो बोलेगा क्या समझना, वो बोलेगा यार हमने लोन लिया ही साल के आखिर में, बोलेगा दिखा दो लोन डॉक्यूमेंट, लेगा ये बैंक कंफर्मेशन भेज देगा, ये बैंक को लिख के देगा बताओ तुमने उसको लोन कब दिया है, तो क्या उसके अंदर सारी टर्म्स आ रही होंगी? मे बी ये झूठा डॉक्यूमेंट बना दे, वो तो सच बताएगा ना। तभी तो हम कहते हैं डायरेक्ट कंफर्मेशन, तभी हम क्या कहते हैं डायरेक्ट कंफर्मेशन टू ऑडिटर के भाई ये भले ही छुपा दे, तभी तो हम कहते हैं कि थर्ड पार्टी से जो एविडेंस मिलता है वो ज्यादा रिलायबल होता है। थर्ड पार्टी से जो एविडेंस मिलेगा वो क्या होता है? अच्छा अब बताओ क्या आपको ये सिग्निफिकेंस समझ आई कि रिस्क की सिग्निफिकेंस क्या है? ताकि मुझे सारे हालात वाकयात पहले से ही पता हूं। चलो एक कंपनी है, सही है, वो हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती है, अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टी एक्सपेंसेस। हाउ डू यू नो दिस? हाईली रेगुलेटेड। अच्छा क्या वाकई है कि उसने अंडरस्टेट किया हो? शक है। अच्छा यानी आपका दिमाग उस तरफ जाएगा, यानी आप पहले क्लाइंट से बोलेंगे दादा कोई पेनल्टीज लगी हैं, वो सलाम फिरते ही बोलेगा रमजान चल रहा है, नहीं कुछ भी नहीं, तुम यकीन कर लोगे? तुम बोलोगे हाईली रेगुलेटेड कुछ तो हुआ होगा। तो फिर आप क्या करते हैं, इसका आइडेंटिफाई करने का तरीका बता रहा हूँ। इसका आइडेंटिफाई करने का तरीका ये, एक्सपेंस के लेजर में नरेशंस देखते हैं कि किस नाम पे एक्सपेंस बुक हुआ हुआ है। ऐसा ही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स देखते हैं, क्योंकि वहां पे ये पंगे डिस्कस होते हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जलील करते हैं मैनेजमेंट को। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस बताया ना सर ने, तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जो है वो मैनेजमेंट को जलील करती है। तुम कर क्या रहे हो कि पेनल्टीज लग रही हैं, तो अगर मैनेजमेंट छुपाने की कोशिश भी करेगी तो पकड़ में आ जाएगी कहां से? मिनट्स ऑफ द मीटिंग से। तो ये सारे तरीके हैं, पर ये तुम्हें कैसे शक आया कि पेनल्टीज का मसला हो सकता है? कैसे? हाईली रेगुलेटेड। बात समझ आई? तुमने ये इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग ली होगी ना कि हाईली रेगुलेटेड है, कंपनी की अंडरस्टैंडिंग ली होगी, फार्मा इंडस्ट्री है, सारी चीजें। तो भाई आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपने सिचुएशन को पिक करना है, उसको एफएस से लिंक करना है, सिचुएशन को पिक करना है, एफएस से लिंक करना है। पहला सवाल करें, चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। और मैंने एक एक से सुनना है, तो अपने आप से ऑनेस्ट रहना, सुनाना भले ही गलत तो कोई मसले वाली बात नहीं है। कंपनी इज इन्वॉल्व इन सेलिंग ऑफ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स यानी गुड्स। इट सेल्स गुड्स टू लार्ज रिटेलर ऑन क्रेडिट ऑफ 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सेल, यानी 45 दिन के उधार पे माल जाता है। ये तुम्हें कैसे पता लग रहा है? एनडीडी की अंडरस्टैंडिंग लेके। वेरी गुड। अब आगे सुने, यानी आप खुद सोचो यार दिमाग कैसा है, मतलब ये जो चीजें बनाई गई हैं ऑडिट की, तुम आगे और भी चीजें हो जाओगे ऑडिट में। तुमने इदारे को समझा कि वो 45 दिन का क्रेडिट देता है। तुम लोगों ने आई थिंक एफएआर 1 में ऑनलाइन मतलब पार्टिसिपेट करना, तुम सबने एफएआर 1 में डेटर टर्नओवर डेज निकालना सीखा है या नहीं सीखा? ठीक है, डेटर टर्नओवर डेज का मतलब क्या है? इतने दिनों में पैसे रिसीव हो जाते हैं। अच्छा तुम्हें क्लाइंट कह रहा है कि मैं 45 दिन का क्रेडिट देता हूं, तुमने डेटर टर्नओवर डेज निकाले वो 85 आ रहे हैं, क्या मसला है? पैसे रिसीव नहीं हो रहे, पैसे रिसीव, मुझे शक है। अच्छा इसका मैं काउंटर भी दे सकता हूँ तुम लोगों को, अगर मैं क्लाइंट का बंदा हूँ मैं तो घुमा के भेज दूं। सुनो, मैं काउंटर ये दे सकता हूँ कि भाई चसी जो तुम देख रहे हो ना वो साल के आखिर में सेल हुई है, ईयर एंड पे साल के आखिर में सेल हुई है, तो साल के आखिर में सेल हुई तो रिसीवर्स क्या हो जाएंगे? सही है, तो फिर हम बोलेंगे सही है, मान ली तुम्हारी बात, हम उसको हटा के चेक कर लेते हैं। पर वो तो चेक करने की बात, अभी तो तुम्हें शक है ना। ये सारी क्या हो रही है? रिस्क असेसमेंट हो रही है। क्या हो रही है? रिस्क असेसमेंट। तो यही तो कह रहा हूं, तुमने क्लाइंट से अंडरस्टैंडिंग ली कि 45 दिन का तुम्हारा क्रेडिट पीरियड है, तुमने डेटर टर्नओवर्स देखे वो कितने हो गए? 85 हो गए, 75 हो गए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि देयर इज अ रिस्क कि कंपनी इज फेसिंग डिफिकल्टी फॉर मतलब फॉर रिकवरिंग इट्स रिसीवेबल्स, ऐसा ही है? तो मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी फेस कर रही है रिकवरी करने में अपने रिसीवेबल्स को, देयर इज अ रिस्क ऑफ इम्पेयरमेंट, एन एप्रोप्रिएट प्रोविजन माइट नॉट हैव बीन रिकॉर्डेड। तो तुमने कहां से पिक किया? सिचुएशन से। अब वापस से रीड कर रहा हूं, कंपनी इज इन्वॉल्वड इन selling imported goods. It sells goods to large retailer on credit terms of 45 days. However, due to emergence of COVID-19 at reporting date June 30, receivable balance includes balances with outstanding days more than
175 दिन से पैसे नहीं आ रहे हैं। तो आप प्लीज इस सिचुएशन में रिस्क को लिख के बताएं मुझे कि क्या रिस्क तुम्हें दिखता है। ऑल्दो हम डिस्कस कर चुके हैं हल्का फुल्का, अपनी अंग्रेजी में लिखें। अच्छा पूरा लिखना है ऑनलाइन वालों, आप लोगों ने पूरा 100% लिखें, जैसा आप एग्जाम में लिखेंगे कि भाई सही है। चलो पर ये कि इसको हमें थोड़ा कंसाइज करना है। सही है जी। नॉर्मल जो क्रेडिट डेज होते हैं ये लिखते हैं कि नॉर्मल क्रेडिट डेज आर 45 डेज एंड ड्यू टू इमरजेंसी ऑफ कोविड इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 170। इसको थोड़ा कंसाइज करना है, वो हो जाएगा। तुम्हारा आइडिया सही था जी। अच्छा एक मिनट सॉरी रुकना, जब हम ये लिख रहे हैं ना कि जब हम डेटर डेज की बात कर रहे हैं तो इंपोर्टेड गुड्स को हटा दो, यानी इससे तो तुम वाजे कर रहे हो उसको कि इसने ऐसा सीखा हुआ है कि सवाल से उठाओ लिंक कर दो। सही है, ऐसा नहीं। तुम्हें जब डेज की बात करनी है तो नॉर्मल क्रेडिट पीरियड इज 75 डेज। क्या लिखेंगे? नॉर्मल क्रेडिट पीरियड इज 45 डेज, सॉरी सही है, एंड इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 170। इट सीम्स दैट receivables are not recoverable. There is a risk that, क्या रिस्क है? Bad debt expense might not have been recorded or receivables might have been overstated. बस सिंपल आपने उस फैक्टर को लिंक करना है, दैट्स इट। अब आएंगे इंपोर्टेड गुड्स पे। कुवैब ने भी लिखा था, अशरफ ने पूछा इंग्लिश का मसला तो नहीं है। इंग्लिश का एज सच कोई इतना मसला नहीं है भाई, यहाँ पे आपको सिर्फ लिंकेज करनी है, वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम सही हो जाएगी। सही है। अच्छा जी, कंपनीज इन्वॉल्व इन सेलिंग इंपोर्टेड गुड्स एंड गिफ्ट्स 45 days credit, but due to emergence of COVID, a receivable balance outstanding more than 20, there might be a risk of overstatement of receivable, understatement of bad debts. It might be possible that company is facing financial difficulty. नहीं आखिर वाली लाइन नहीं लिखी थी फाइनेंशियल डिफिकल्टी। क्यों भाई? हमें क्या है डिफिकल्टी, सामने वाले को डिफिकल्टी। As increase in debtor days would reflect that there might be a risk of understatement of bad debts and overstatement of trade receivable, and there might be a risk that incorrect exchange rate might have been used. अच्छा तो वह जो आपने एक्सचेंज रेट की बात कही है उसको इंपोर्टेड गुड्स से लिंक भी करो। एक्सचेंज रेट का मसला क्यों है? ये कंपनी इन्वॉल्व है किसमें? इंपोर्टेड गुड्स में। आप बताएं, कुछ भी ऐसे ही भले ही गलत सलत। आदम तुमने को साथ बताया लेके, पर आप मैं होता तो मेरे लिए ये फिजिबल है कि मैं 2 हेडिंग्स बना के लिखूं, रिस्क ऑफ बैड डेट्स एंड रिस्क ऑफ वैल्यूएशन। हेडिंग्स में करना है। सही है जी। अच्छा जी, एनीवन एल्स? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी का यहाँ पे मसला नहीं है। सही है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी का मसला इसलिए नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे अपनी सेलिंग प्राइस को रिड्यूस नहीं कर रहे कि एनआरवी का लॉस, हम कह रहे हैं वैल्यूएशन का मसला है ड्यू टू इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट। सही है, ये मसला है। फेयर वैल्यू गेन लॉस रिकॉर्ड ना होने का रिस्क है, वो वैल्यूएशन नहीं आता है ना जानी। चले जी, मैं आपको खाली दिखाता हूं। क्लाइंट डील्स इन सिग्निफिकेंट इंपोर्ट्स, कंपनी इज इन्वॉल्व्ड इन सेलिंग इंपोर्टेड गुड्स। ये कहां से उठाया मैंने? देखो पहली लाइन। सही है, आगे therefore there is a risk of valuation of trade payable as incorrect exchange rate may be used to translate into transactions into local currency। मैंने बोला भाई incorrect exchange rate यूज होंगे, पर किस लिए होंगे? ताकि मैं उसको ट्रांसलेट कर सकूं कौन सी करेंसी में। और मैंने वैल्यूएशन का वर्ड क्यों यूज किया है? ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, क्योंकि एरर और फ्रॉड दोनों के चांसेस हैं। सही है, क्योंकि मिस स्टेटमेंट 2 वजह से आती है, या तो एरर या तो फ्रॉड। सही है जी, आगे receivable days have been significantly increased from 45 to 175 days। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि एक्यूरेटली प्रॉपर ड्राफ्टिंग मेरी तरह होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं कि आपका आइडिया सेम होना चाहिए। सही है जी। इधर there might be a risk that these might not be recoverable and appropriate provision against receivable might not have been recorded। जब मैं appropriate provision की बात करता हूं तो उससे P&L भी कवर हो जाता है और बैलेंस शीट आइटम भी कवर हो जाता है, क्योंकि प्रोविजन रिकॉर्ड होगा तो P&L का चार्ज आएगा और रिसीवेबल प्रोविजन से नेट होगा तो बैलेंस शीट भी आएगी। क्लियर है? तो जिसने दोनों बातें कही हैं वेरी गुड, आपका आइडिया सेम होना चाहिए, कोई इसमें मसला। सही है, मैं बता रहा हूं आपको, आपके रिस्क बाइफरकेट हुए हैं, फ्रॉड रिस्क, रिलेटेड पार्टी रिस्क, गोइंग कंसर्न रिस्क, ये सारी चीजें एक्सपर्ट यूज करने का रिस्क तो हमने बाइफरकेट किया हुआ है। इसको मैं वाले बेसिक्स पे लेके आया,
बेसिक्स पे चीते हो जाएंगे, फिर हम आगे चलेंगे। सही है जी, आगे। ओवर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट्स, नहीं 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 नहीं, ओवर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट एक्सपेंस का रिस्क कैसे होगा? अंडर स्टेटमेंट का होगा ना। कश्यप मुझे एक बात बता, क्लाइंट अपना नुकसान चाहेगा? क्लाइंट हमेशा अपना फायदा चाहेगा, आपको उसका ऑपोजिट सोचना है। सही है जी, कोई इशू इसमें? तो वो नहीं नहीं है वो शॉर्ट ही है, बट ये कि आपकी एक तो राइटिंग का भी मसला है, कॉपी का भी मसला है। सही है जी। दूसरा ये है कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम, अभी मैंने गारंटी दी है ना आप लोगों को, 20 सवाल करेंगे रिस्क के, तो 20वें सवाल तक जाते जाते आप सबकी ड्राफ्टिंग मैच हो जाएगी, क्योंकि ढीट हो जाएंगे, चीजें रिपीट हो रही होंगी। सही है जी, वो मैंने करवाना, वो मेरा काम है। सही है इधर। अच्छा, अब वो मोटो जी 5 कह रहे हैं कि सर असर्शन से लिंक जरूरी नहीं है ना। बेटा असर्शन से अगर आपने लिंक नहीं किया ना तो एग्जामिनर वापस बुला लेता है। आपने अगर ये कह दिया कि भाई अगर कंपटीशन है तो रिस्क है, तो बोलेगा भाई रिस्क क्या है वो तो बता। सही है, ये सारी चीजें हैं। सही है जी, चलें जी, अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। और जितने रिस्क हमने बाइफरकेट किए ना एग्जाम में चिपक के आए हैं। सही है जी, तो देखना ये फ्री के नंबर होते हैं, इसमें याद करने का कुछ नहीं है, दिमाग है। तो 10-15 नंबर यहाँ से निकाल लेना। जी, ओवर स्टेटमेंट के चांसेस होते हैं। नहीं ना, देखो कंपटीशन आया मार्केट में, अकाउंट्स ऑफ लास्ट ईयर शो दैट द कंपनी हैज नॉट बीन एबल टू अचीव सेल्स टारगेट। बोल रहा है लास्ट ईयर का सेल्स टारगेट रखा गया था वो मैच। तो अच्छा आप सुनो मेरी बात इधर, इधर सुने सुने सुने। इंक्रीज हुआ है तो ये मुझे कैसे पता लगा होगा? मैंने फाइनेंशियल्स देखे होंगे। सही है, और मुझे फाइनेंशियल्स में दिख रहा है कि सेल्स इंक्रीज हो रही है, उसने बता दिया ना। क्लाइंट आपको खुद बताएगा या फाइनेंशियल से खुद देख लेंगे। पर क्या इस सेल्स के इंक्रीज को एक्सेप्ट कर लेना है ऑडिट करते वक्त, या पहले इसको चैलेंज करना है? अच्छा चैलेंज करना है, तो चैलेंज करने की वजह क्या है? कंपटीशन आ गया है। तो लास्ट ईयर भी अचीव नहीं हो सका था, कंपटीशन भी है, और फिर भी बोल रहा 15% से इंक्रीज हो गया। सही है ना, तो ये तो फिर हजम नहीं होती ना बात ये वाली। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि मार्केट की अंडरस्टैंडिंग ले लो। तो सेल्स इंक्रीज हुई है वो तो बताएगा सवाल में। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, आपको सेल्स इंक्रीज होती हुई दिखेगी, तो आप मैनेजर को ये कहोगी सर इंक्रीज तो हो रही है, वो भी यही कह रहे हैं, हुआ भी यही है, कुछ भी नहीं करते। सही है, ये सारी चीजें हैं। गलत गलत गलत, मोटो G5 एक तो नाम सही कर ले भाई। उस दिन नोकिया आया था, आज मोटो जी आया हुआ है। मैं अगर रेवेन्यू का लिखता तो मैं लिखता कंपटीशन इन मार्केट एज इमर्ज, यहीं से शुरू करता मैं। एंड सेल्स हैव बीन इंक्रीज बाय 15%। तो आपने लिंक कर दिया कि कंपटीशन है और सेल्स भी इंक्रीज हो रही है। अब बताओगे कि देयर इज अ रिस्क ऑफ
ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, फैक्टर्स है ना दो। अच्छा ये एग्जाम में आपको लिख के देता, सुनो एक गेम खेलते हैं, अगर ये आपको लिख के देता कि सेल्स 15% से बढ़ गई है और कंपटीशन की बात नहीं बताता, तो क्या रिस्क होता? नहीं होता, डेफिनेटली नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई फैक्टर ही नहीं है भाई, क्योंकि कोई फैक्टर ही नहीं है। आपके सामने की बात है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रॉड नहीं हो सकता भाई, होने को तो हो सकता है ना, वेरीफाई करेंगे, बट ऑन द फेस ऑफ इट तुम्हें कोई रिस्क दिखता है? नहीं। नहीं तो इसमें तो कोई मसला नहीं है ना, इस साल का बजट हो सकता है कम रखा हो, इस साल के बजट की तो इन्फॉर्मेशन नहीं दी ना। देखो वो बोल रहा है कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के मुकाबले में 15% इंक्रीज हुई है, और लास्ट ईयर वो अपना बजट का टारगेट अचीव करने में फेल हो गया था। ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूँ अगर 15% सेल इंक्रीज हो जाए, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। बुरी बात कब लग रही है? जब कंपटीशन आया। ये सीखना है, अभी हमें डिस्कस करना, तभी चंक्स हैं ये छोटे। अच्छा भाई अली जैन ने लिखा है सिंस कंपटीशन इन मार्केट हैव इमर्ज and have not been able to achieve its target sales, there is a risk of overstatement of sales by issuing fake invoices. अच्छा देखो, हम सिर्फ इतना लिखेंगे कि रिस्क है, हम ये नहीं लिखेंगे कि उसने क्या किया होगा। सही जी, ऐसे नहीं लिखते अली जैन, देयर इज अ रिस्क। आप तो इल्जाम लगा दोगे, तो वही बात हो गई, तुम क्लाइंट के पास जा रहे हो, तुमने फेक इनवॉइस इशू की है। हाँ मेरे को लगता है बोलेगा क्या दिमाग खराब हो गया, चमाट मार के भगा देगा वो। आपको ये सिर्फ अपने हद तक रखनी होती है, सही है। there is a risk of overstatement of PP that my PP value। अच्छा यार ये PP का आ सकता है कि अगर सेल्स नहीं हो रही है तो सेल्स, यहाँ पे तो कह रहा है सेल्स हो रही है, फर्क है। यहाँ पे कह रहा है सेल्स, वो कब था मैंने अभी रिपीट किया था। देखो ये तो फैक्टर से बच्चा बोलता है जब डिक्लाइनिंग सेल्स हो। देखो ये तो सिखाया मैंने बोला है कि बच्चा एक जनरल सीखते जाओगे ना फेल हो जाओगे, कि भाई ये होगा तो ये कर लेना। भाई हर जगह पीपी की इंप्लीमेंट नहीं आती, वो हालात वाकयात होते हैं। बात समझ आ रही है? कंपटीशन है, मैं मानता हूँ, वो लिख के देता हूँ कंपटीशन है और सेल्स डिक्लाइन हो रही है 3 सालों से, अब बोलोगे किसका रिस्क है? पीपी की इंप्लीमेंट का। सही है, तो ये अकॉर्डिंगली हालात वाकयात के हिसाब से होता है, सवाल को देखना है, एनवायरमेंट को देखना है, सारी चीजें ये सीखेंगे बाद में पैसे ऑफ टाइम, अभी तो प्रैक्टिस ही है ना। आएंगे अभी, ये सवाल की लेंथ होती जाएगी, 2 पेज पे भी जाएगा सवाल। फिर मैं, अच्छा 1 मिनट काम बंद करके खाली मेरी बात सुनो, सारे काम बंद प्लीज सुने। अभी तो मैं अभी बता रहा हूँ जो आगे रीड करवाऊंगा, ये जो रिस्क निकले हैं ना, फोकस होकर सुनना, अभी लिखना नहीं क्योंकि वो है किताब में ना, फोकस होकर सुनो। मैं जब इदारे में जाता हूँ ना, तो मैं इदारे में करता हूँ इंक्वायरी। क्या करता हूँ? इंक्वायरी करता हूँ CFO से, डायरेक्टर से, फाइनेंस मैनेजर से। इंक्वायरी करता हूँ कि आपका बिजनेस कैसा काम किया, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं। यानी आपको जो, प्लीज समझना, बहुत अहम बात है, कि नहीं समझ आना वापस से पूछना, पर ये इतनी अहम बात है कि बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। पहली बात तो बच्चे को पता ही नहीं होगा, मैं पढ़ा के निकल भी जाऊं तो गया, बोले हाँ सही सवाल तो हो ना मेरी बला से। पर ऑडिट को समझो क्या है, समझो। आपको आयजा ये कहता है कि भाई आप जब इदारे के अंदर एंटर होते हैं ना, तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है इदारे की। किस चीज की लेनी है? इदारे की। साथ साथ किस चीज की अंडरस्टैंडिंग? फिर वो बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेनी कैसे? इंक्वायरी करके। अंडरस्टैंडिंग लेनी कैसे? किसकी इंक्वायरी? मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। मैनेजमेंट, मैं बताऊं ये तुम्हें बताना बहुत लाजमी है, क्योंकि जब तुम लोग उस आयजा को रीड करोगे तुम्हें समझ आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। अगर मेरी बातें मेरी किताब से कॉन्ट्रडिक्ट करें, दैट मींस के फिर तुम्हें फिर गेम गई तुम्हारे हाथ से, भाई रट्टे लगाओगे। समझो इस बात को, मैं कह रहा हूँ मुझे 2 स्टेप चलते हैं पीछे। ऑनलाइन वालों प्लीज आपने साथ रहना है मेरे, सही है? अभी लिखना मत, अभी खाली सुनेंगे आप। मुझे एक बात बताओ, मैं 2 स्टेप पीछे आ गया। मैंने कहा मैं ऑडिट करने से पहले क्या आइडेंटिफाई करूँ? वेरी गुड, क्या आइडेंटिफाई करूँ? बेहतरीन होगी, आप साथ साथ रहना। रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए मैं किसको समझूं? एंटिटी को, एनवायरनमेंट को, इंटरनल कंट्रोल को। तीनों बताइए मैंने। अच्छा अब समझे, मैंने कहा मैं इदारे को समझूं, ये तो मुझसे तुम में से किसी ने नहीं पूछा कैसे समझूं। तुमने किसी ने नहीं सवाल किया ना ये कैसे समझूं, ये ना बताया जाता है। तो मुझसे पूछा तो समझूं कैसे? भाई आप बोलेंगे इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट, और इंक्वायरीज क्या होंगी कि आपकी सेल क्यों इंक्रीज हो गई, फिर वो जवाब देगा। आपको पहले से पता होगा एनवायरनमेंट देख के आए हो, एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके आए हो, एनवायरनमेंट को क्या किया है? ऑब्जर्व किया है। अच्छा तो वो दूसरी बात ये कहता है आपको एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है इंक्वायरी करके, ऑब्जर्व करके।
और इंस्पेक्ट करके, क्या करके? इंस्पेक्ट। अब आपका जवाब सवाल ये होगा सर व्हाट, क्या इंस्पेक्ट करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऑडिट शुरू करने से पहले आप क्या कर रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं किसकी? एंटिटी एनवायरनमेंट की, इंटरनल कंट्रोल की। अभी आते हैं इस पे, सुनना मेरी बात प्लीज समझना। आपने क्या किया? इंक्वायरी की। किसकी इंक्वायरी की? मैनेजमेंट की। दोष शागिर्दों ने। आपसे ज्यादा बिजनेस का तो उसको पता है ना, कोई झूठ कहेगा कोई सच भी तो कहेगा, हाँ या नहीं? या हो सकता है सब सच कहे, ये तो नहीं है कि भाई हमेशा ही हम शक करेंगे कि गलत कहेगा। सही है भाई, क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, पर ऐसा नहीं कि गोली तैयार रखनी है कि ठोकना है उसको, ऐसा नहीं होता। सुनना अभी आगे एक और चीज सुनो। आपने इंक्वायरी की, इंक्वायरी से अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, यस और नो? किसकी अंडरस्टैंडिंग? इदारे की, एनवायरमेंट। अब सुने, फिर मैंने कहा इंक्वायरी की आपने, इंक्वायरी काफी है या ऑब्जर्वेशन भी? ऑब्जर्वेशन क्या समझना, मैं इंटरनल कंट्रोल समझा। आपने कहा कि आपको शक है कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का मसला है, एग्जिस्टेंस का मसला है। आप गए, आपने वेयरहाउस देखा, वहां पे कोई चौकीदार नहीं है, लोग लेके जा रहे हैं माल, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये आपने कैसे देखा? ऑब्जर्व किया। क्या किया? ऑब्जर्व किया। तो आपको इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग मिली। कैसे मिली? ऑब्जर्व करके। ये नहीं बताता कोई, ये सीखो तो सही कि उसमें लिखा हुआ ये बात। वो बोलता है अच्छा, मैं आज के बाद तुमसे पूछूं किस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तुम बोलोगे इदारे की, एनवायरनमेंट की, इंटरनल कंट्रोल की। किस चीज की? एनवायरनमेंट की। कैसे लेनी है? इंस्पेक्ट करके, इंक्वायरी करके, ऑब्जर्व करके। अच्छा, फिर आप बोलेंगे कि सर मैं अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स को इंस्पेक्ट करूंगा, उसमें लिखा हुआ होगा कि कंपनी पे ये केस फाइल हुआ था, डायरेक्टर डिस्कस नहीं करेंगे? वो करने ही आता है, वो मोटी मोटी बातें, क्योंकि उनके अप्रूवल्स होते हैं। अच्छा, लोन लिया था तो डायरेक्टर्स का अप्रूवल नहीं होगा? कंपनी एक्ट कहता है कि उसकी अप्रूवल के बगैर आप लोन नहीं ले सकते। ये ड्यूटीज है डायरेक्टर्स की भाई, उसके राइट्स हैं वो। सुनो, तो ये सारी चीजें कहां से पता लग रही हैं? डायरेक्टर्स के मिनट से। किससे पता लग रही है? डायरेक्टर्स के मिनट से। तो मुझे एक बात बताओ, अब आज के बाद मैं तुमसे पूछूं कि जो तुम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग ली है वो इंक्वायरी से ली है, ऑब्जर्वेशन से ली है, इंस्पेक्शन से? आओ लिंक करता हूं आज। ये जो तुम्हें चीजें मिली है ना, कंपटीशन इन मार्केट एज इमर्ज, ये तुमने क्या किया होगा? ऑब्जर्व। क्या किया होगा? वहां ऑब्जर्व किया हुआ है, सवाल में लिख के दे दिया। बात समझ आई? वहां पे ऑब्जर्व करके आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे रीड करके आइडेंटिफाई किया, दोनों लिंक्ड है आपस में। अब एक और चीज बताओ, ये आपके जो डेटर डेज इंक्रीज होते हैं, डेटर डेज क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। सुनना मेरी बात, आपको वो चौथी चीज भी कहता है जो आगे बताऊंगा, साथ बताऊंगा, क्योंकि लोग आखिर में कराते हैं वो, क्योंकि इसका पार्ट है। वो कहता है आपको रिस्क पता लगता है एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके। ये बात नहीं समझ, पूछना सुकून से समझना, क्या कहता है? आपको रिस्क कैसे पता लगता है? व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीजर? अभी बताता हूँ, खाली अभी आइडिया दे रहा हूँ, एक एक वो समा बता रहा हूँ कि क्या क्यों कर रहे हो। रिस्क पता तो हो कि ऑडिट कर रहे हो। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेते हो, उन नंबर्स में से रिस्क निकालते हो बगैर किसी से कुछ पूछे हुए। उन नंबर्स में से क्या निकालते हो? रिस्क। आप बोलेंगे सर ये क्या नंबर बातें तो नहीं करेगा आपको? भाई करेगा नंबर बातें। आप रेशियोज निकालें, आप पिछले साल का डेटा टर्नओवर डेज निकालें, इस साल का डेटा टर्नओवर डेज निकालें, तो जो बच्चे कहते हैं ना रेशियोज कभी जिंदगी में काम नहीं आते, अब आएंगे। और जिसको याद नहीं है मैं याद करवा दूंगा, एक एक की इंटरप्रिटेशन बताऊंगा। सुनना, मैंने पिछले साल देखा डेटा टर्नओवर डेज है 45, अब हो गए 75। रिस्क आया? तुमने किसी से पूछा तो नहीं, खुद असेस किया। कैसे? क्या परफॉर्म करके? एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालाइज किया, एनालिटिकली देखा, नंबर्स को देखा। तो क्या रिस्क निकालने का एक और तरीका है? क्या है? एनालिटिकल। अभी सिखाए वो नहीं। पर अब मैं आज के बाद तुमसे पूछूं ना सर अब तक आपने क्या सिखाया, मैं आपको बोलूंगा आपने अब तक रिस्क निकालना सीखे इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन से, जो तुम्हें दिए गए। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन। आगे जाऊंगा ना, मैंने कहा था 2 पेज का सवाल आएगा, फिर एनालिटिकल प्रोसीजर आएंगे, फिर पता दोनों का ब्लेंड होगा। कुछ बातें एनवायरनमेंट से पता लगेंगी, कुछ इंस्पेक्शन से, कुछ ऑब्जर्वेशन से। फिर सुनना, फिर आप क्या परफॉर्म करेंगे? एनालिटिकल। फिर आपके नंबर्स और आपके हालात वाकयात को आप कंपेयर करेंगे, क्या वो आपस में मैच होते हैं या नहीं होते। वो मेरा काम है भाई, वो मैं डेढ़ पेज को समराइज करके दूंगा मैं तुम्हें। बस क्या तुम्हें पूरा गेम समझ आ रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो 100 पेजेस के होते हैं, उसको जब समराइज कर लेते हो ये कुछ भी नहीं है। बात क्लियर है? यानी सर समझाने की बात ये है कि कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो उसका मतलब बताओ। अच्छा, आज के बाद मैं पूछूं, आखिर बार बता दो कितनी चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है? 3। किस चीज के लिए? रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए, एंटिटी, एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल। अच्छा, कैसे लेनी है अंडरस्टैंडिंग? ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन और एनालिटिकल प्रोसीजर। अच्छा, एनालिटिकल प्रोसीजर जब करोगे तो किसी की नीड है? सिर्फ एफएस चाहिए? एफएस चाहिए? सिर्फ फाइनेंशियल दे दो, हम नंबर से बातें कर लेंगे, रेशियोस निकाल सकते हैं?
हाँ या नहीं? अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज इंक्रीज हो गए, तुम्हें कैसे पता लगा? बता तो नहीं रहा सामने वाला, रेशियो से। अब गेम देखना, जब तुम बैठोगे ना, मैं तुम्हें बताऊं लिटरली मैं क्या करता हूँ। मैं क्लाइंट पे जाने से पहले उसके फाइनेंशियल डाउनलोड करता हूँ, कैलकुलेशन करके बैठता हूँ, फिर जाता हूँ डायरेक्टर के पास, यार सर आपका वो जो डेटर डेज है वो कितने हैं? वो बोलेगा 50, मैं देख के आऊँ 95। तो मैं कहा वेरी गुड यार, आपकी तो रिकवरी बहुत अच्छी है, पर मैं देख रहा था ऐसे ही आपके डेटा टर्नओवर 95 आ रहे थे। फिर वो थोड़ा सा हिचकिचाएगा, बोलेगा असल में कुछ रिसीवर्स ऐसे हैं जो कि अभी रिकवरी पे नहीं है, यानी अब वो लाइन पे आ गया, अब घुमाएगा नहीं, उसने खुद बोला ना कि कुछ रिसीवेबल्स ऐसे हैं जो कि रिकवरी अभी उसकी नहीं हो रही। मैंने कहा भाई तो उसको इम्पेयर कर दो, आपने उस पर प्रोविजन किया, ये क्या चल रही है इंक्वायरी, ये क्या चल रही है, तो क्या मुझे इंक्वायरी से रिस्क नहीं मिलते, तो एनालिटिकल से नहीं मिलते? ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को। आज तक ऐसा सवाल नहीं है एग्जाम में, सुकून से सुनना, ये बात आईसीडब्ल्यू में आया है, रिसर्च है पूरी इस पे मेरी। आईसीडब्ल्यू में एक सवाल आता है, बोलता है एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए तुमने, अब बताओ क्या इंक्वायरी करोगे? तुम बोलोगे तुम्हें बोल्ड हो गया सवाल, बच्चा यहाँ से क्या सीख के जाता है? रेशो निकालना, वो रेशो निकाल के दे देगा, बोलेगा ये लो रेशो, तो तुम उसको देख रहे हो, बोला हाँ रेशो तो दिया है, वो बोल रहा रिस्क भी नहीं निकालो, बताओ इनको देख के इंक्वायरी क्या करोगे? वो भी सीखेंगे। चलता बात समझ आई? देखो यार, ऑल अबाउट ऑडिट, ये गेम है, सही है जी। तो क्या इसमें ऑडिट में मना किया था इंक्वायरी? नहीं, आपको आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है कि आपको रिस्क आइडेंटिफाई करना है इंक्वायरी करके। वो पता क्या करेगा? सिर्फ इसको उठाएगा, इसमें पूरा सवाल बना देगा, बोलेगा क्या इंक्वायरीज करोगे? भाई ये तो नहीं लिख के दिया है जाने कि क्या क्या इंक्वायरीज करनी है, ये तो अपना ह्यूमन सेंस है ना। तो क्या पूरी दुनिया समझ आती है ऑडिट की कि किस तरीके से चलता है? जैसे मैंने आपको बताया, अब उसने मुझे डायरेक्टर ने कहा कि यार असल में ये कुछ गवर्नमेंट क्लाइंट्स हैं जो कि डिले करते हैं पैसे, ये उनकी वजह से। तो मैंने इत्मीनान में आ गया, मैंने बोला हाँ चलो सही है। फिर मैंने अपने जूनियर को बोला, मैंने कहा जाके देख क्या ये वाकई रिसीवर उसी का ही है? उसने बोला हाँ सर उसी का ही है। तो क्या मेरा रिस्क मिटिगेट हो गया? पर तमीज से हुआ या हवा में हुआ? तमीज से। जो मुझे रिस्क था मैंने उसको रिस्पॉन्ड किया। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सेस टू असेस रिस्क। ये चैप्टर है तुम्हारा कि अपने असेस रिस्क को क्या करो, रिस्पॉन्ड करो। पहले बताओ ये गेम समझ आई पूरी? ये होता है ऑडिट मजे से। ये थोड़ी ना कि आया सवाल पे सवाल चिपकाया जाऊं, समझो तो सही कि चलता क्या चीज है। सही है, चलिए जी इसको लिखें जल्दी से, फोकस। पहली चीज, अच्छा भाई तला राशिद खान ने लिखा है ड्यू टू कंपटीशन। अच्छा, ड्यू टू कंपटीशन एज इमर्जिंग कंपटीशन हैज इमर्ज्ड इन मार्केट, there is a risk that sales might be overstated by 15%। ऐसे देखो ये भंड मार दिया ना, तभी तो सीखते हैं ड्राफ्टिंग। बाय 15% तुम्हें पक्का पता है? 15? अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि 100% भी बुक नहीं होनी है, वो भी फेक हो। तो आपने ये यूज नहीं करना कि सेल्स माइट हैव बीन ओवरस्टेटेड बाय 15%। ऐसा नहीं है, पीएनएल तो फॉर द ईयर का बनता है ना। तो आप ये कैसे लिख सकते हैं कि 15% से सेल्स ओवरस्टेट होगी? आप बोलेंगे सेल्स माइट हैव बीन ओवरस्टेटेड। क्लियर है? ये बात याद रखना। अच्छा जी, ड्यू टू इंक्रीज इन स्टॉक्स एंड ट्रेड पेएबल आर इंक्रीज, देयर इज अ रिस्क ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक बाय अंडर स्टेटमेंट ऑफ एनआरवी लॉस। नहीं नहीं जानी, बहुत गलत। देखो अब ये फैक्टर है फेल होने का। मैं हमेशा शरण कुमार पंजवानी की एग्जांपल देता हूँ। 6 अटेम्प्ट से उस बच्चे ने ऑडिट में लगाई है, बाकी सारा फर्स्ट अटेम्प्ट। 6 अटेम्प्ट रुला दिया था ऑडिट ने, क्यों? लिखता नहीं था। तो यहाँ बिठाया, हमारे हमारे साथ ही था, FAR 2 FAR 1 पूरा यहाँ तक लाए थे, जलील किया उसको, बैठा लिखवाया उससे, फिर जाके पास हुआ। उससे पूछो कोई जाके कि लिखने ना लिखने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो शर्माना नहीं क्लास में। मैं उस्ताद ही पूछ रहा ना तुमसे, गलत हो गया तो हो गया, कह रहे सीख रहे हैं, एग्जाम में नहीं गलत करना। तुम बोलोगे सर और सवाल दें, हम प्रैक्टिस भी करेंगे, यार रोज लिखो, लिखने से ये पेपर पास हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। सही है? अच्छा जी, कश्यप कह रही है इन द अबव सिनेरियो the company's current year sales have been increased as compared to previous year due to competition in market has emerged। देखो ये लिखने का तरीका गलत है। आपने पता है क्या किया? जैसे कश्यप आपके लिखने से ये लग रहा है अबव सिनेरियो में करंट ईयर की सेल्स बढ़ गई है 15% से क्योंकि कंपटीशन है। आपने ये लिखा है ड्यू टू कंपटीशन इन मार्केट। आप यूं लिखेंगे कि देयर इज अ कंपटीशन इन मार्केट, इवन देन सेल्स हैव बीन इंक्रीज बाय 15%। यानी अब उसको चैलेंज करो कि कंपटीशन है तो 15% से कैसे इंक्रीज हो गई, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। ऐसे लिखना है। अच्छा भी आगे आपने लिखा है देयर इज आल्सो अ रिस्क ऑफ understatement of bad debt expenses because of increase in debtor days। नहीं, स्टॉक्स एंड ट्रेड डेट डेटर्स तो हैं, सही है, पर इन दोनों को स्टॉक का भी तो बताना है ना कि एनआरबी लॉस। सही है? हाँ जी, एनीवन एल्स? पहले चल रहा, तूने सुना था ना पहले वो।
जी जी Arrival of competition contains the risk of sales being overstated, which in reality might have been decreased due to a reduction in the company's market share. This also states that the management's claim of increase in sales also seems doubtful, especially since it failed to meet its target last year. नहीं इतना नहीं, चलो तुमने लिखा है, बट देखो मैं सिंपल एक बात कहता हूँ ना, इसमें तुमने क्या मार्केट शेयर का लॉस होना, ये तो अपनी अजम्पशन है, सवाल में नहीं दी हुई। कंपटीशन मार्केट शेयर कम होगा ना, हाउ इज इट पॉसिबल? अभी 10,000 कंपटीशन है, हमारे मार्केट शेयर इंक्रीज हो गया है, फिर हमारा तो इंक्रीज हो रहा है। टेक एन एग्जांपल ऑफ एआरटीटी, सही है तो है ना, तो शेयर इंक्रीज हो रहा है ना। इट इज नॉट नेसेसरी कि कंपटीशन हो तो शेयर डिक्रीज हो जाए, माइट भी इंक्रीज हो जाए। ये सिखा रहा हूँ अभी, मतलब डिस्कशन है, ये प्रोलिफिक डिस्कशन है, बेहतरीन डिस्कशन, अच्छी बात है। हाँ भाई एनीवन एल्स, भाई बोलना है तुम लोगों ने यार। हाँ भाई सुनाओ। And the last year the company has not achieved their sales target and the company sales actually increased by 15%. Therefore, there is a risk that the company might be overstating their sales. Might have overstated their sales. सही है, चलो और कुछ यही लिखा है। हाँ जी आप बोलें। चैलेंज किया, वेरी गुड, आगे। NRV loss and overstatement of receivables, बिल्कुल सही लिखा है यार, वेरी गुड जी। The sales revenue might be affected, thus creating a risk of overstatement of sales and trade debtors. The stock level has significantly increased, which creates a risk of overstatement of inventory because the increase in sales might have lowered the stock level. नहीं है, थोड़ा सा ये आगे पीछे हो गया, खैर कोई मसला नहीं। एनीवन एल्स भाई? अच्छा पहले इनका भी रीड करते हैं। मीर दीवान कुमार, रेवेन्यू कंपटीशन मार्केट एज इमर्ज एंड सेल्स ऑफ करंट ईयर इंक्रीज बाय 15%। देयरफॉर देखो इन्होंने बिल्कुल भी सही लिखा है, इन्होंने भी कि इन्होंने बोला कि भाई कंपटीशन है फिर भी सेल्स इंक्रीज हो रही है, अब रिस्क क्रिएट होता है ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का। वेरी गुड जी। कुवैब कह रहे हैं देयर इज अ कंपटीशन इन मार्केट, company's last year account shows that company has not been able to achieve the sales target. सही जी, but there is a sudden increase in sales by 15% in current year, there might be a risk of overstatement of sales and corresponding overstatement of account receivable. Makes sense, बिल्कुल सही लिखा है। Atsuba, as competition in market has emerged and current year sales have increased by 15%, there might be a risk of, हाँ बिल्कुल सही है। Competition in market has emerged and there is an increase in sales by 15%, so there might be a risk of overstatement of sales. Furthermore, stock and debtor has also increased because of increase in sales. There might also be a risk of overstatement of debtor and inventory. चलो acceptable है कि अच्छा देखो उसने एक बेवकूफी की है, उसने बोला कि मेरी इन्वेंट्री का बैलेंस इसलिए बढ़ गया है क्योंकि मैं सेल ज्यादा कर रहा हूँ। चस्ती वो तो कम होना चाहिए ना, या तो वो ये लिख के देता हमने स्पेयर में एक सेफ्टी स्टॉक मंगवा के रखा हुआ। सही है जी। तो हालात वाकयात मिलते जुलते नहीं लगते, हालात वाकयात और कॉरेस्पॉन्ड होंगे जब एनालिटिकल सीखेंगे, उसमें नंबर गेम भी होगी। सही है जी, तो वो तो मैंने अभी बताया कि कैसे। चलें जी जी हाँ बोलें। सही है, सही है, बिल्कुल सही लिखा है रेवेन्यू। हाँ पर ये देखो ना, स्टॉक्स हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, पहले ये लिखना कि बताना सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है इसलिए रिस्क है। सही है, चलें जी देख लेते हैं जी। हाँ बोले। बिल्कुल उसी वजह से लिखने पर आपने बताना था, वो आपने बताया नहीं था ना। इधर कश्यप अभी देखते हैं इसमें। अच्छा, since market competition has emerged and sales have been increased by 15% as compared to
last year. Therefore, there's a risk that sales might have been. सिंपल सी बात है भाई, जब कंपटीशन है, यही है, सिंपल जबान में लिखो भाई, इतनी लंबी करने की भी नीड नहीं है, सिंपल है. आगे, since stock and trade receivable has increased significantly, therefore there's a risk that inventory might have been overstated and not have been recorded at lower of cost or NRV. Further, there's a risk that receivable might not be recoverable and appropriate provision may not have been recorded. हमने दोनों बातें कर दी, क्योंकि देखो रिसीवेबल भी ज्यादा हुए हैं और इन्वेंट्री भी ज्यादा हुई हुई है. बात क्लियर है जी? चलें जी. जी सर यहाँ पे trade debtor increase हो रहा है, तो इसमें increase ये भी तो आता है कि अगर company की market share increase हो रही है, तो इसका मतलब sale increase करने के लिए ऐसी तरह से दी हो कि उसके लिए better है. तो उसमें बताया नहीं है ना. तो लेकिन ये देखो ये, अब देखो सिनेरियो से आप कह रहे हैं कि कंपनी ने क्रेडिट डेज दिए होंगे ज्यादा. देखो पहले तो मेरे को ये रस था कि सेल्स फेक है, कंपटीशन की वजह से 15% सेल्स कैसे इंक्रीज हो गई. जब सेल्स इंक्रीज हो रही है डेफिनेटली रिसीवेबल भी बढ़ेंगे, तो वो रिस्क यहाँ को रिलेट हो जाता है ना रिसीवेबल का. जब मैंने सेल्स पे इतना आ जाएगा तो रिसीवेबल भी आ जाएगा, फिर रिसीवेबल की रिकवरेबिलिटी देखूंगा बाद में. सही है. चलें जी. जी अबीर, देखो ये फायदा है कि भाई आप एक एक चीज को डिस्कस करके किल करें. हाँ जी अबीर बोले. हाँ जानी, रिसीवेबल की रिकवरेबिलिटी कैसे आई? देखो ना, ट्रेड स्टॉक एंड ट्रेड डेटर हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज. बोला सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई है. और मैनेजमेंट, सुनिएगा तो मैं लिंक करके बताता हूँ, सुनो इधर. वो कह रहा है कि सिग्निफिकेंटली इन्वेंट्री और डेटर्स इंक्रीज हुए, और मैनेजमेंट कह रही है इस वजह से इंक्रीज हुए क्योंकि हमारी सेल्स क्या हुई है. तो मुझे जब सेल पे शक है तो क्या रिसीवेबल पे नहीं होगा? तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि वो इम्पेयर्ड होंगे, जबकि कोई सेल ही नहीं होगी, तो मतलब रिसीवेबल भी क्यों होगा और वो रिकवरेबल भी नहीं होगा. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिस्क है. जब मैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा अबीर, तो सुकून से बताओ मुझे कि जब मैं ऑडिट प्रोसीजर पे जाऊंगा तब मैं सेल को टच करूंगा तो मुझे पता है कि सेल अगर सही निकली तो अल्टीमेटली रिसीवेबल भी सही होगा. फिर मैं कंफर्मेशन बेस के देख लूंगा कि भाई क्या उनको इतना पे करना है या नहीं करना. सही है. नहीं, सुन रहा सबसे पहले आया था. चलें. अच्छा मैं तुम्हें एक आइडिया दे देता हूं, अभी रिस्क ऐड होते जाएंगे ना. अच्छा एक चीज सुनो, सुनिएगा मेरी बात. तुम्हारे हर एक आईएफआरएस पे, आईएफआरएस और आईएस की बात कर रहा हूँ, FAR 2 की और FAR 1 की, हर एक आईएफआरएस पे अकाउंटिंग है, और अकाउंटिंग गलत होने का रिस्क है. अकाउंटिंग गलत होने का रिस्क है ना. तो जैसे जैसे कोर्स खत्म होगा मैं हर एक रिस्क पे काम करूंगा कि किस आईएफआरएस में क्या रिस्क हो सकता है. तो कोई भी सवाल आ जाए हम उसको कवर कर लेंगे. सही है. पहली चीज तो ये हो गई. दूसरी चीज सुनो, यहाँ पे आपको याद होगा कि जब भी हम किसी से एडवांस पेमेंट लेते हैं तो वो मेरे लिए अनअर्न्ड होता है. वो क्या होता है? अनअर्न्ड होता है. ऑनलाइन वालों तुम सब ये बात तो पता है ना बखूबी कि वो अनअर्न्ड होता है. जल्दी से बता दो भाई. यस, अनअर्न्ड होता है. अच्छा यानी मैं कह रहा हूँ एक बंदे को मैं 3 साल में आपकी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करके दूंगा, आप आज मुझे 5% का डिपॉजिट दे दें, वो मेरे लिए इनकम है या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है. ऐसा ही है. आपको क्या रिस्क है बीइंग एन ऑडिटर? इनकम मैंने रिकॉर्ड कर लिया. यानी अगर इदारे का बिजनेस ही ऐसा है कि वो पहले 5% डिपॉजिट लेता है, तो आपको बीइंग एन ऑडिटर ये करना है ना कि कंपनी इन्वॉल्व है. देखिए वो सिनेरियो है, कंपनी इन्वॉल्व है कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में, एंड कंपनी रिसीव्स 5% डिपॉजिट अमाउंट. देयर इज अ रिस्क that company might have recorded this deposit amount as revenue instead of contract liability. आप बोल के खत्म करते हैं कहानी. आपको बीइंग एन ऑडिटर यही शक है ना, रिस्क है कि भाई रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाए इंस्टेड ऑफ लायबिलिटी. बस आप सोच के करेंगे. ये आईएफआरएस 15 की इंप्लीकेशन है. जल्दी. अच्छा क्या इसने वाकई किया होगा ऐसा? अभी रिस्क. तो आप खुद सोचो कि जब तुम ऑडिट करने जा रहे हो तो तुम्हें पता हो किस चीज पे क्या हो सकता है, व्हाट कुड गो रॉन्ग. बस ये गेम है. इसके 2 बिजनेस हैं. आप पहला लिखें तो दूसरा लिखें. चला अगर नॉन रिफंडेबल है तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो पूरी नहीं की ना मैंने. ऐसा ही है चला.
मतलब मैं रेवेन्यू तब तक रिकॉर्ड नहीं करूंगा ना। अब ऐसा तो नहीं उससे पैसे ले लिए बोलो हम निकल ले। बिल्कुल कुबैर। हाँ शायद IFRS 15 आपने नहीं पढ़ा तो मैंने खाली उसकी एक इम्प्लीकेशन बता दी ना। एक नॉर्मल केस में कि अगर कोई बंदा एडवांस पैसे आपको देता है एज अ सिक्योरिटी, तो आप उसको तब तक लाइबिलिटी में रखते हैं कि हो सकता है पे करने पड़ जाए आपको, जब तक आप उसकी जो सर्विसेज हैं वो रेंडर नहीं कर देते। सही है शायद। तो उसी रिस्क को हमने लिंक किया है। सही, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था पहले। वेरी गुड यार हमजा। अच्छा भाई, अभी ने पहले लिखा है कंपनी रिसीव 5% डिपॉजिट व्हेन ऑर्डर इज प्लेस्ड, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। आपने थोड़ा सा इनएक्यूरेट लिखा है, आपको बताना चाहिए हाँ कि वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की जगह आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बतानी है ना, क्योंकि ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू किस हिसाब से वो भी तो बताना है। सही है, चलो दूसरा देखते हैं। अभी ने लिखा है देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ मिक्सिंग रॉ मटेरियल विद प्रोडक्शन प्रोसेस ड्यू टू विच। अच्छा पढ़ा नहीं है अभी, चलो पहला वाला डिस्कस करते हैं। हाँ जी आदेश पहला। There might be a risk that company may record it as revenue instead of compensation. वेरी गुड यार, ये बिल्कुल सही लिखा है। इन्होंने बोला कि भाई कंपनी की पॉलिसी है कि वो 5% डिपॉजिट लेती है स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सही है जी, उन्होंने पूरा कंस्ट्रक्शन का भी बता दिया। तो इन्होंने फिर करेक्टली लिंक किया कि देयर इज अ रिस्क दैट कंपनी माइट हैव रिकॉर्डेड दिस एज रेवेन्यू इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। ये बिल्कुल रिस्क दिखता है। हाँ जी यही लिखा था मैंने ये बोलो बोलो आप बोलो। In the above scenario, the company is engaged in the construction of property for which they have a policy to charge their customers 5% of the amount. सही है, This emerges a risk of company recording this amount as revenue instead of contract. बिल्कुल सही है, बेहतरीन ड्राफ्टिंग मैंने भाई। ये चीज तो लिखी है, एक और चीज लिखी है कि as a company is engaged in property construction, so there might be a risk of wrong estimation of stage of completion due to which अभी नहीं, अभी अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना हम लोग, आगे आगे जाके। सही है, अरे सही तो लिखा है ना यार, कल लिखा है। नहीं मैं इसमें रिस्क बताऊं तुम्हें एक और, आप लोग इग्नोर करिएगा जिसने IFRS 15 नहीं पढ़ा हुआ। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल नहीं हो फिर भी रेवेन्यू बुक हो गया हो, ये भी रिस्क है। मेंटेनेंस सर्विसेज अलग है, मैं तो इसमें से हाँ मेंटेनेंस का भी निकाल निकाल के फेंक देते हैं रिस्क पर हौले हौले अभी इनके लेवल पे। सही है। अच्छा भाई प्रिया लिखती है कंपनी स्पेशलाइजेज इन प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन एंड ऑब्टेन 5% नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट प्रायर टू द कंप्लीशन, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क दैट सच अमाउंट माइट हैव बीन रिकॉर्डेड एज इनकम इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्ड इनकम वी शुड हैव यूज्ड रेवेन्यू। सही है।
अच्छा भाई, वेरी गुड। अली जहान भी सेम लिखा है, अथूबा एज द पॉलिसी ऑफ कंपनी रिसीव, वेरी गुड यार, हमने यही लिखा है, सही जी। अच्छा, इसमें और भी रिस्क है, मैं बता देता हूँ, सुनिएगा फोकस होके ना। एक और बैकफुट पे आते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने IFRS 15 नहीं पढ़ा हुआ। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी वाली बात तो समझ आ गई ना सबको, कि जब तक बल्ली खत्म नहीं की तब तक रेवेन्यू बुक नहीं होगा। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है एक बिल्डिंग बनाने का, दूसरा उसको मेंटेन करने का, बिल्डिंग बनाने का, दूसरा मेंटेन करने का, मैं कॉन्ट्रैक्ट में यूजुअली क्या करता हूँ, प्लीज बच्चों सुकून से सुनिएगा ये बात, आप लोगों के लिए जिन्होंने अभी 15 नहीं पढ़ा ना, उन लोगों के लिए, बाकी तो समझ आ जाएगा उन लोगों को। सुने, जब मैं एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ बिल्डिंग बनाने का, फिर उसकी मेंटेनेंस करता हूँ, टेक्निकली एक ही कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चार्ज करता हूँ, सही है। मैं बोलता ये हूँ कि भाई बिल्डिंग भी बनेगी, कंस्ट्रक्शन भी होगी और मेंटेनेंस भी होगी, 3 साल अगले बिल्डिंग के कंप्लीट होने के बाद। आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने जो पैसे चार्ज किए ना, प्लीज सुकून से सुनिएगा पहले। वेरी गुड भाई कुबैर एंड वेरी गुड कैशव, बिल्कुल सही लिखा है, सेम लिखा है जो इन्होंने लिखा था, सही है। सुनिएगा आगे, मतलब एग्जैक्टली वही वर्ड्स हैं पूरे इधर। तो आपने जब कंपनी से रेवेन्यू चार्ज करना है तो आपने पूरी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चार्ज की है। स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि भाई आपने जो पैसे चार्ज किए हैं ना, 4 चीजों के लिए किए हैं। पहला बिल्डिंग का बनाना, दूसरा 3 सर्विसेज, 3 सर्विसेज, पहला बिल्डिंग का बनाना और 3 साल की 3 सर्विसेज। तो मुझे एक बात बताओ, आपका रेवेन्यू जब बिल्डिंग बन जाए तो बिल्डिंग के लिए रिकॉर्ड होना चाहिए, सर्विस के लिए भी। वेरी गुड, अब पिक करें थोड़ा सा इसको, कोशिश करें, सुने मेरी बात। मैंने ये कहा कि भाई मैंने बिल्डिंग के कुल मिला के कोई 50 मिलियन चार्ज किए हैं, कितने, इसमें मेंटेनेंस भी शामिल है, सही है। तो मुझे एक बात बताओ, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई तो क्या मैं पूरा 50 मिलियन रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूं? नहीं, क्योंकि उसके अंदर किस चीज की शामिल है, मेंटेनेंस का रेवेन्यू भी शामिल है। तो भाई स्टैंडर्ड आपको ये कहता है मेंटेनेंस का रेवेन्यू आप तब रिकॉर्ड करना जब आप मेंटेनेंस सर्विसेज दे दें। बात आ रही है समझ भाई? आप प्लीज समझिए, आप मेंटेनेंस का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करोगे? जब मेंटेनेंस सर्विसेज आप दे दें। जब तक मेंटेनेंस सर्विस आपने नहीं दी तब तक आप रेवेन्यू बुक नहीं करेंगे। तो मुझे आप एक बात बताओ, ये भी तो रिस्क है कि आपने पूरे पैसे रेवेन्यू में चार्ज कर दिए इंस्टेड ऑफ से बिल्डिंग का, जबकि रेवेन्यू फ्रॉम मेंटेनेंस सर्विसेज कब रिकॉर्ड होता? 3 सालों में, जिस साल सर्विस दी उस साल, फिर जिस साल सर्विस दी उस साल, फिर जिस साल सर्विस दी उस साल। क्या ये भी रिस्क है? पर अभी हम इसको नहीं लिख रहे क्योंकि हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे। FAR2 साफ करने का मतलब फायदा यही है ना कि हमें पता है कि कौन कौन सी चीज नहीं हुई भी, तो अब उसको नहीं लगा, हटा रहे हैं उसको। सुनिएगा, तुम लोगों ने किया हुआ है इधर। अच्छा अब सुनिएगा, तुमने 2 बार पढ़ा ना, FAR1 में अलग 2 में अलग इधर। चलिए जी, यानी प्लीज समझें, क्या हम कह सकते हैं इस वाले सवाल में 2 रिस्क हैं। पहला, सिक्योरिटी डिपॉजिट को रेवेन्यू रिकॉर्ड करना इंस्टेड ऑफ लायबिलिटी, और दूसरा मेंटेनेंस सर्विसेज को रिकॉर्ड कर देना जबकि वो सेटल ना हुई हो। बात क्लियर है? चलिए जी, वेरी गुड, हम पहला ये देख लेते हैं। Company involved in construction business, therefore there is a risk that advance received from the customer might have been recorded as revenue instead of contract liability। आप लोगों ने भी होपफुली यही लिखा है, ऐसा ही है ना? चलिए जी, दूसरा लिख लिया, चलो 2 मिनट। और ये जितने भी रिस्क फैक्टर्स है ना, ये तुम्हारी बुक में है, मतलब तुम्हें एक जगह मिल जाएंगे कि ये होगा तो ये रिस्क हो सकते हैं, वो मैक्सिमम किया हुआ है। बुक आ जाएगी इसी हफ्ते में इंशाल्लाह। चली गई है, प्रिंट होने चली गई। सर अहमद का तो काफी चेंज है, क्योंकि सर अहमद ने भी नोट्स को इनलाइन किया ना। नहीं को वो नहीं। हाँ जी, इसमें तो सिंपल मासूम सा रिस्क है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री का। No further sales of these goods have been made. तो ये बंद कर दिया ना प्रोडक्ट? नहीं बनेगा तो उसी से ही, कैसे बनाएगा? चपाती बना रहे हैं कि हाथ से लगा दे तंदूर? हाँ
ये कैसी बात होगी, पीपी से नहीं बनाया कुछ। हाँ हाँ, अभी क्या, चलें ये देखें। अच्छा भाई, द प्रॉब्लम इन मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, अब देख लो ये, the problem in mixing of raw material within the production process has resulted in a large batch of cola products tasting different. अच्छा, the customer has stopped purchasing this cola product, therefore there is a risk that cola product remaining in the inventory, देखो मैंने specifically कहा है remaining in the inventory, closing inventory की बात हो रही है, सही है। Inventory as a balance sheet date might be overstated as appropriate NRV loss on inventory might not have been recorded. क्लियर है? यानी हम कह रहे हैं कि जो हमने हो गया वो तो बिक गए, अब कस्टमर्स की कंप्लेन आ रही है, अब बाकी जाहिर सी बात है माल बिक नहीं रहा, तो जो माल बिक नहीं रहा डेफिनेट सी बात है या तो उसमें एनआरवी लॉस होगा या तो बिल्कुल स्क्रैप हो जाएगी, तो वही हमें रिस्क है। अच्छा, हम रिस्क इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम्हारे दिमाग में आया कि सर ये तो लॉस हो जाना चाहिए, रिस्क इसलिए क्योंकि एक बंदे का टेस्ट अलग है, दूसरे को चिपका सकते हैं ना, बोलेंगे तेरे लिए वीआईपी पेप्सी है सस्ती वाली, तू पी लियो वो, सही है, तो वो भी हो सकता है। पर ये कि हम मैनेजमेंट की असम्पशन को सुन के फिर कुछ करते हैं, तो हमने रिस्क लिख लेते हैं, तो फिर सोचते हैं कि भाई जो पूरी इन्वेंट्री है उसमें इसका मसला हो सकता है। यहाँ तक कोई इशू? जी, सेल्स रिटर्न बिल्कुल सही कह रहा है भाई, वैल्यू बिल्कुल सही कह रहा है कि देयर इज अ रिस्क ऑफ सेल्स रिटर्न, सही है। पर अब मुझे एक बात बता, एक बार ढक्कन खोल लिया और पी ली, क्या रिटर्न करेगा? सही है, बोला प्रोडक्ट, हाँ भाई तुम, मैं तो तफरी कर रहा हूँ ये, पर रिस्क तुम्हारा सही है यार। देखो रिस्क वैलिड है, नो डाउट, बिल्कुल सही कह रहा है, रिस्क वैलिड है कि भाई सेल्स रिटर्न का भी रिस्क है, तो ये भी दिमाग में रखना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। फिर वापस हो सकता है, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को कि सेल्स रिटर्न का रिस्क डेफिनेटली है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलें जी, बिल्कुल, अभी तुम रोजे में ये बातें नहीं कर रहे ना, तुम बोतल की, सही है जी। देखो पीपी वाला, अब देखो सुनो, अब दो पॉसिबिलिटीज है, पीपी का भी डिस्कस कर लेते हैं, चलो इसको भी किल करते हैं। सुने, अगर मैं कहता हूं कि इस पीपी से सिर्फ यही प्रोडक्ट बन सकता था, तो पीपी गया, अब हो गया इम्पेयर्ड। अगर इस पीपी से डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं तो फिर इम्पेयरमेंट नहीं है। बात समझ आती है, लॉजिकल है ना? देखो सही है जी, तो अगर वो लिख के देता कि सिर्फ यही प्रोडक्ट बनता है तो चांसेस होते किसके? इम्पेयरमेंट के, सही है जी, तो एक्सेप्टेबल बात है। अगर आप ये, अच्छा अगर आप अजम्पशन करके लिखते तो भी मैं कहता हूं आपको मार्क्स मिलते। क्यों? क्योंकि आपने अज्यूम किया होता है कि वी अज्यूम दैट ओनली दिस प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस मशीन। क्लियर है? तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा भाई सर, मिक्सचर वाली जो प्रोडक्ट नहीं बाकी उससे भी सेल्स को ज्यादा कर सकता है, समझा नहीं? देखो उसके बारे में बताया नहीं ना, तला कह रहे हैं इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं उससे भी सेल ज्यादा हो सकते हैं, तो उसके बारे में मुझे पता नहीं है। क्लियर है तला? जो हालात वाकयात हैं उस पर हमें बतानी है चीजें, सेट है जी। अच्छा भाई, ये सवाल मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ, सही है जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो प्लीज इसको लिख के ग्रुप पे भेजिएगा, उसमें से रिस्ट्रिक्शन में हटा रहा हूँ, सही है जी, इस पर प्लीज भेजिएगा, और ये तुम अपने आप से ऑनर्स रहोगे तो होगा, क्योंकि ये कराते मुझे तुम्हें पास पेपर पे लेके जाना, नॉर्मल पास पेपर्स, प्लीज सुनिएगा, नॉर्मल पास पेपर्स करने के बाद हम करेंगे एनालिटिकल, फिर एनालिटिकल के पास पेपर्स ICW के, और फिर हम करेंगे उसमें ऐसे सवाल जिसमें हम इंक्वायरी करेंगे, सही है जी। मिलते हैं अगली क्लास में।